सशक्त भारत की नींव रखनी है। और ये जो ट्रम्प टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे कंट्री पे कम से कम हो, इसकी इसकी इसी की चीज को आगे लेके जाते हुए इस इम्पैक्ट को कैसे हम काउंटर करें, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। और हमारे मिनिस्ट्री ने, सबने इसमें काफी मंथन करके ये किया है कि जीएसटी में हमको एक रिफॉर्म लाना है। और वी आर रियली ग्रेटफुल कि ये रिफॉर्म जो है हमारे आम आदमी के लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें कॉस्टिंग काफी कम होंगी, खपत ज्यादा होंगी, इंडिया की खपत ज्यादा होंगी, हमको एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। और हम लोग एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाए, इंपोर्ट कैसे कम करे, इसके ऊपर हमारा फोकस बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अभी रही बात स्टील इंडस्ट्री की, तो स्टील इंडस्ट्री का एक पेंडिंग इशू अभी भी जीएसटी में चल रहा है। हम लोग कुछ अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन स्टील के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल जो है वो स्क्रैप है। और अगर हम लोग स्क्रैप यूज करते हैं तो स्क्रैप जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे कंट्रोल हमारा नहीं हो सकता है, तो इसको एक तो ऑर्गेनाइज वे में लाना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइज में लाने में जो चैलेंजेस है उसमें जीएसटी में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमने बार बार ये जीएसटी कमेटी के पास हमारे विषय को हमने रखा है, और वी आर होपफुल कि आने वाले जो मीटिंग्स है उसमें जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर टैक्स कटौती की बात नहीं हो रही है। टैक्स व्हाटएवर डिडक्शन हैज टू बी डन, इट इज बीन टेकन केयर फॉर अदर प्रोडक्ट्स, बट स्टील डजंट वांट एनी टैक्स डिडक्शन। और स्टील इंडस्ट्री अर्ज फॉर अ पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने के लिए 16(2)(c) के एक्ट के अंदर चेंजेस लाने के लिए, जहां पर ये जो रॉ मटेरियल है, जो स्क्रैप है, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाए, और उसका जो यूज करने के लिए जो जीएसटी के जो हर्डल्स हो रहे हैं वो एलिमिनेट हो। योगेश जी, आपसे एक पूछना चाहेंगे, क्योंकि बेसिकली जो हमारा पावर करता है ड्यूरिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज आवर फर्नेस एंड विच इज पावर्ड बाय द कोल। तो अभी हम लोग सर अभी रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हम स्क्रैप को यूज कर सकें। सर कौन कौन सी इंडस्ट्रियल स्क्रैप है जो कि हम इसमें फर्नेस को ब्लास्ट करके उसको पावर करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए प्लीज। सर दो चीजें हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर जो भी स्क्रैप है, मैं स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, जो चीज स्क्रैप हो चुकी है उसको नेट जीरो कार्बन में लिया गया है एज अ रॉ मटेरियल ऑफ नेट जीरो कार्बन। तो स्टील के अंदर भी जो स्क्रैप है उसको नेट जीरो कार्बन में क्लासिफाइड कर चुके हैं। रही बात सेकंड की, अगर हमको ग्रीन स्टील बनाना है या ग्रीन नेट जीरो कार्बन पे पहुंचना है, तो हमारा जो फ्यूल है वो भी रिन्यू पावर के तहत होना चाहिए, या वो जो है कि उसमें कार्बन इमिशन ना हो, उस टाइप के पावर का यूज होना चाहिए। तो इसी के लिए जब भी विंड पावर हो गया, सोलार पावर हो गया, इसमें कन्वर्जन हो रहा है। जो नॉर्मल कन्वेंशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे, उस जहाँ से वो पावर आती है कोल बेस्ड कोजन से, उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं रिन्यू पावर के तहत। और इससे करने से ये जो है कि ग्रीन इनिशिएटिव जो हमारा संकल्प है नेट जीरो कार्बन की तरफ जाना है, वो हम जा पाएंगे। पर ये करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, कुछ कैपेक्स करनी पड़ेंगी, और ये सब सारी चीजों के लिए इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स के में एक चिंतन हो रहा है, डिस्कशन चल रहे हैं, और एक पॉलिसी रिफॉर्म्स होने वाले हैं। How many delegates from South Asian countries are going to be participating? South Eastern? South Asia. South Asia. Okay. Whether So a delegate from USA is also coming? no. So there are the delegates which are being enrolled for this are majorly from the Asian countries, and we have from Sri Lanka, we have from the Nepal. I have already mentioned that. Yeah. So we have almost like 282 members have been registered from the neighboring countries, basically. What technologies are being adopted for producing green steel? See, the government has come up with the green taxonomy, and the green taxonomy says that at every level you have to control your carbon footprints. So कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल करने के लिए वहां पर जहां जहां भी हमको टेक्नोलॉजी, चेंज इन रॉ मटेरियल, चेंज इन यूज ऑफ फ्यूल, ये सब सारी चीजें आ रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर अ टेक्नोलॉजी ऑफ कार्बन कैप्चर। सो कार्बन कैप्चर ये आने वाले समय में होगा, हाइड्रोजन का यूज इसमें होगा, और ये सब चीजों की टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ने काफी R&D का फंड भी रखा है,
और हम लोग अगर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, एज अ सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूल यूज कर पाए तो हमारी जर्नी फॉर मेकिंग द ग्रीन स्टील और द ग्रीन प्रोडक्ट बिकम्स इजियर। सर योगेश जी, GST आईफा स्टीलनेस 2025 की बात कर रहे हैं, स्टील महाकुंभ की बात कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी फायदा होगा इस महाकुंभ से? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इंडिया में क्या हो रहा था कि अभी तक सिर्फ बड़े स्टील प्लांट्स वालों को, जिसको हम प्राइमरी या मेन प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो 7-8 प्लेयर्स है, उन्हीं का ये हो रहा था। इस बार स्टील मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई आप लोग 47% ऑफ द स्टील बनाते हो पर आपका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, क्यों नहीं आप सब इकट्ठा एक जगह आके अपने पॉलिसीज को, आपके इश्यूज को, और कैसे आपका प्रोडक्शन बढ़े, कैसे ये 47% से आगे बढ़े ताकि वो इंडिया के स्टील मेकिंग में कंट्रीब्यूट करे, स्टील प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे, बढ़ोतरी में कंट्रीब्यूट करे। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ने हमको ये निर्देश दिया कि एसोसिएशन लेवल पे काफी काम होने चाहिए, और एसोसिएशन विद नीस्ट, नीस्ट जो है वो संस्था है जो स्टील मिनिस्ट्री के अंडर आती है। हमने ये रोड शो स्टार्ट किए। आज हम लास्ट 6 मंथ से रोड शो कर रहे हैं, हर क्लस्टर में जा रहे हैं, और क्लस्टर में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि इतने सारे इंडस्ट्रीज है छोटे छोटे जो कि आना नहीं आते नहीं है या आना नहीं चाहते। एसोसिएशन के साथ बोलो या मिनिस्ट्री के साथ बोलो, जो अपना अपना काम से काम करते हैं, छोटे से गांव में अपना प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ की नीड को फुलफिल करते हैं, वहाँ की स्टील की डिमांड को, स्टील को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे सारे छोटे लोगों को हमने इकट्ठा किया है। हम हर क्लस्टर में जाके उनका सारा जो नो हाउ है, उनकी क्या कैपेसिटीज है और वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेके हमने उन सभी को स्टील महाकुंभ में इनवाइट किया है। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये स्टील महाकुंभ में 3000 से भी ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चरर जो कि अनआइडेंटिफाइड थे, जो पता ही नहीं था कि वो लोग काम कर रहे हैं। पता होता था पर वो उतने उतने रीजन के लिए पता होता था, पर वो दिल्ली तक या स्टील मिनिस्ट्री तक पता नहीं होता था, एसोसिएशन लेवल पे, नेशनल लेवल पे पता नहीं होता था। अब वो चीजें हो रही है, और इनको मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि ऐसे स्टील प्लांट जो ऑलरेडी स्क्रैप बेस्ड यूनिट्स है, जो जिनका कार्बन इमिशन कम होता है, ऐसे को हम ग्रीन टेक्सोनॉमी के तहत इनको सर्टिफाई करेंगे। और मुझे खुशी होती है कहने के लिए कि स्टील मिनिस्ट्री ने ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू करना चालू कर दिया है। लास्ट मंथ में उन्होंने कुछ स्टील यूनिट्स को ग्रीन सर्टिफिकेट दिया है, और आने वाले स्टील महाकुंभ के अंदर भी यहाँ भी वो ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू करने वाले। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये सारे जितने लोग अगर क्लासिफाई होते हैं तो एक बैनर में आएंगे, वो बैनर है ग्रीन स्टील का, ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट के बैनर में आते हैं। तो इसका सारा जो है एक बेनिफिट नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे इंडिया को होगा। So what makes it unique as in this edition of Mahakumbh? What? What makes it unique? और भी तो पहले हुए होंगे। Yeah, so there are lot of seminars happening, but this time the tool of green steel, and to counterpart the Trump tariff, we all are coming together, and that's why this is called a steel Mahakumbh. सर जीएसटी में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, तो क्या स्टील सेक्टर में इससे आपको कुछ बेनिफिट दिखाएगा? सर, इससे ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली स्टील सेक्टर को बेनिफिट होगा। सेकंड, कोल के ऊपर जो सेस था उसका अभी क्लियरिटी नहीं है, पर अगर उसका सेस हट जाता है तो अगेन उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली स्टील इंडस्ट्री को होगा। तो इनडायरेक्टली कोई भी टैक्स कम होता है तो बेनिफिट सबको होता है, ये तो पक्का है। क्या आपको दिखता है, मतलब कितना कम हुआ है आइडिया? नहीं, ऐसा स्टील सेक्टर में कोई परसेंटेज में कमी नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूँ कि खपत बढ़ेगी। अगर टैक्सेस कम होते हैं, आम आदमी की सेविंग होती है, तो बाकी सभी चीजों की खपत बढ़ेगी। और हमारा जो हमको ये सारा चीजें जो हम कर रहे हैं वो काउंटर करने के लिए कर रहे हैं ट्रम्प टैरिफ के ऊपर। और एक चीज को अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे छोटा छोटा, तो इसको एक बहुत बड़ा ड्राइव मिलेगा अपनी जीडीपी को मूव करने का। सर, अगर गवर्नमेंट की बात करी जाए, गवर्नमेंट एग्रीज फॉर रिफॉर्मिंग द scrappers GST and all that, what percentage you can say, like in a layman language, how much percentage the small players, the industries and end users, they are going to get benefit from it? What percentage of in case of finance, if we take that X amount of percentage will come down, the prices will come down,
and it's going to help the end customer, it's going to help the small players. See, basically, the capacity utilization of the steel manufacturing is almost like 70 to 72%. And if such demand is being created, so but natural, their capacity utilization will increase. And we can expect that if minorly 4% to 5% of the capacity increases, that means we are able to produce like 5 to 10 million tons of steel additional to what we produce today. सो ये सारी चीजों को देखते हुए आज हम 200-220 मिलियन टन का स्टील बना पा रहे हैं। तो अगर 5% भी अगर इसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से फर्क पड़ता है तो हमारा स्टील का ये होगा, तो ओवरऑल कॉस्टिंग कम होगी, ओवरऑल जो है डिमांड अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। What collaboration or MOU you are thinking or expecting from this Mahakumbh? Yeah. So, first of all, I would like to say that in this Mahakumbh, majorly we are undergoing a discussion panels for the 2 days on various topics, various this thing. We are going to sign a MOU with the NIST and IFA for developing or for creating a youth विद अ स्टील नो हाउ। हम उनको डिप्लोमा कोर्स देने जा रहे हैं स्टील का, तो स्टील इंडस्ट्री में काम करने का। तो academically we are making 2 MOUs, and this MOU will be on the skilling, number one. Number two, there are some MOUs of investment coming in Maharashtra. So this is one of the major this thing. So maybe like around 20 to 25,000 crores of investment is expected in the steel industry from our members in the state of Maharashtra. So the same MOUs will be signed over in the Steel Mahakumbh. One MOU is being signed with the IITs, the IIT Powai and IFA. This MOU is basically for the R&D purpose. So to produce the green steel, to produce the sustainable steel, we are doing lot of R&Ds, and these R&Ds are being done with the IIT Powai's metallurgical department, and this will boost the sector to bring the technology in producing the green steel. सर आप लोगों का जो 2030 का जो आप लोगों का आप लोगों ने सोचा है वो उसके लिए आप लोग और क्या क्या काम कर रहे हैं? So basically, what we have decided is कि first of all we want to make a reforms in BIS. So BIS standards जो है वो हमारे पास अभी जो BIS standard follow हो रहा है, that is we are following a old BIS standard, copy paste BIS standard of European, American, British standard. Now we have urged with the BIS department that we need to come up with our own BIS standard which is suitable for our region, our geographical conditions, and these reforms in BIS will boost the utilization of the raw material, the utilization of the steel for the country. So this is the target what we have taken. Lot of changes, lot of development in the technology to bring in to produce a green steel, hydrogen, use of hydrogen as a fuel, then how we can carbon capture. So these are the technologies where we are working with various institute, not only in India but all across the globe. अच्छी संस्थाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सर मेरा एक कमल सर से सवाल है, सर आप इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे जो 19 और 20 सितंबर को मुंबई में होने वाला है? जो महाकुंभ हो रहा है, इससे पहले हम स्टील एक्स 23 भी किया, 24 भी किया। अब की हमने जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ और जिस प्रकार से वहाँ पे जनता उभरी, जनता मतलब एक विश्व विख्यात वो हुआ, तो हमने कहा एक स्टील का भी हम महाकुंभ करते हैं, और जिसके अंदर प्रत्येक स्टील की इंडस्ट्री हमारे भाग ले रही है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो स्टील की है ये रूरल एरिया में स्थापित है। हम मतलब आप देखेंगे कि बड़ी इंडस्ट्री तो एक जगह स्थापित हो जाती है तो उसके लॉजिस्टिक के खर्चे बहुत होते हैं, और हम वहीं पे अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं जहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है, तो उसमें खर्चे कम होते हैं और जनता तक इसकी पहुँच पाती है। और हमारा टारगेट जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के सर पे छत होनी चाहिए, उस टारगेट को पूरा करना और गांव-गांव में अपनी इंडस्ट्री को स्थापित करके वहाँ पे सस्ता और टिकाऊ सरिया
बढ़िया टीएमटी उपलब्ध कराना है। तो आप लोग गाँव-गाँव पर कैसे पहुँच रहे हैं? क्या गांव-गांव में हमारी इंडस्ट्री लग रही है। आप देखेंगे जो हमारी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, ये हम इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं, कहीं पे भी हम इंडस्ट्री फार्म हाउस को उसकी जगह लेके और वहीं पे हम स्थापित कर लेते हैं। और आज जो प्रॉब्लम, जैसे योगेश जी ने बताया, आप लोगों को बताओ कि 2 प्रॉब्लम हमारी चल रही है, जो बैरियर है। एक तो जीएसटी 2 आया, इसके लिए आम कंज्यूमर को रिलीफ मिला और ये बहुत प्रशंसा की बात है। परंतु हमारी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जीएसटी हम एक बारी देते हैं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और फिर हमें पुराना उसे दोबारा से डिपार्टमेंट हमारे ऊपर क्लेम करता है पेनल्टी और इंटरेस्ट की। क्योंकि पहला जब जीएसटी देते हैं हम उनको देते हैं जो डिपार्टमेंट ने पोर्टल पे जिनको रजिस्टर किया हुआ और लाइसेंस दिया हुआ है कि ये लोग जो है इनको जीएसटी आप देंगे रॉ मटेरियल खरीदने पे। वो डिपार्टमेंट की कमी के कारण, उनकी मजबूरी पता नहीं क्या है, वो लोग भाग जाते हैं और डिपार्टमेंट को जीएसटी जमा नहीं कराते। अब जीएसटी उसको हमारे ऊपर दोबारा कहता है जी आप दो, वो तो निकल गया। हमारा कहना यह है कि वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो डिपार्टमेंट उनको पकड़े या हमसे डायरेक्ट जीएसटी ले ले, हम जीएसटी को डायरेक्ट दे देंगे। डिपार्टमेंट के मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट दे देंगे। जीएसटी में कोई छूट की डिमांड या वो नहीं कर रहे, हम इससे रिलीफ चाहते हैं।